प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विथ इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इमीडिएट इफेक्ट्स। अभी तक हमने पूरा वर्ल्ड वॉर 2 बेटा उसके रीजंस क्या थे, किन रीजंस किन फैक्टर्स की वजह से वो हुआ, क्लियर, कौन रिस्पॉन्सिबल थे, ये सारे डिस्कशन किए। अब वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट क्या हुई, तो फर्स्ट है बेटा इकोनॉमिक इफेक्ट। दिस वॉर हैड कॉज्ड horrendous destruction in the world. All the involved nations had incurred the huge expense. America had spent the $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि इस वॉर में जितने भी कंट्रीज थे बेटा जो शामिल हुए, वो सभी लोगों ने मतलब एक तरीके से देखा जाए कि हम प्रॉपर कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते बेटा, उतना यूज एक्सपेंस यानी कि खर्च किया। अमेरिका जो एंड एंड में एंटर हुआ था बेटा, अमेरिका ने सिर्फ ओनली $350 बिलियन जो है एक्सपेंस उसका हुआ था, खर्च हुआ था। बाकी जो अनदर नेशंस थे बराबर, अलाइड नेशंस, लगभग $1000 बिलियन। और जर्मनी जो है बेटा, प्रॉपर्टी वर्थ है सेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू, और इसके साथ साथ उतनी ही प्रॉपर्टी बेटा, इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ $2000 करोड़। इंग्लैंड का कितना है बेटा, $2000 करोड़। अबाउट द जर्मनी वन कांट इमेजिन, और जर्मनी का तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा एबंडेंट वे में वॉर के पीछे उसने खर्च किया था बेटा, मिलिट्री पावर को लगाने में, सोल्जर्स के लिए, आर्टिलरी के लिए, वेपन्स के लिए, मतलब हर चीज के पीछे बेटा अबंडेंट वे में। और ये भी था कि शुरुआत के 3-4 साल वो सारे नेशंस पे भारी पड़ रहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जर्मनी ने अपना पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। पर रिजल्ट क्या आया कि मोस्ट ऑफ द ये सारे कंट्रीज है बेटा, जिन्होंने इस तरीके का ये एक यूज एक्सपेंस जो खर्च हुआ था बेटा, उस खर्च से निकलने में बहुत वक्त गुजर गया। यहाँ पे अंदाजा लगाओ कि the nations of the world gave the more important to the production of the arms and ammunition, so there was a scarcity of things for basic needs. Production reduced, inflation increased, people were struggling for livelihood. जैसे मैंने आपको आगे भी थियरीज में समझाया बेटा कि जो नेशंस वर्ल्ड वॉर के अंदर बेटा एक तरीके से अलग अलग दोनों ग्रुप में लड़ रहे थे, उन्होंने अपने इकोनॉमिकल वेल्थ को एक तरीके से उस समय दरकिनार कर दिया था। उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस समय क्या थी कि वॉर में लड़ना है। और इस चक्कर में उन्होंने, मैंने आपको कई बार बोला है कि बच्चों की जो साइकिल्स होती थी ना, वो साइकिल तक का लोहा पिघला के वो वेपन्स बनाने में यूज कर ले रहे थे। जो कंपनियों के मशीन्स होते थे बेटा, अलग अलग वर्क में काम करने वाले, उन मशीन्स तक को यूज कर लिया जाता था। यानी कि कंप्लीटली उन्होंने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया था। और इसका बैड रिजल्ट धीरे धीरे क्या आने लगा बेटा, कि जो बेसिक नेसेसिटी की थिंग्स है बेटा, उनकी डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो रही थी। जो कुछ भी पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स है या ये जो चीज़ें हैं, वो भी ज़्यादातर सोल्जर्स को सप्लाई कर दी जाती थी, जिसकी वजह से जो अंदर का कंट्री का जो इंटरनल माहौल है बेटा, वहाँ पे जो आम लोग हैं उनका जीवन बहुत ही पैथेटिक होता जा रहा था। खाने पीने का अभाव था, उनकी बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी उसमें जो चीज़ें चाहिए वो आम चीज़ें भी उनको अवेलेबल नहीं थी। एक तरीके से स्टार्वेशन यानी भूखमरी फैल रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को खास करके यूरोपियन नेशन में बेटा ब्रेड है ना, जैसे हम हमारे घरों में रोटी बनाते हैं वो लोग ब्रेड यूज करते हैं, तो उन सभी चीज़ों की कमी नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। देयर वॉज अ स्कैरिटी ऑफ द नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल was shattered. As a result, the nation of the world were pushed into an economic depression. There were the major changes in the world politics and economy. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पूरी की पूरी दुनिया और खास करके ये सारे कंट्रीज जिन्होंने अपना सब कुछ जो है उस युद्ध में झोंक दिया था, कहीं ना कहीं बहुत बड़े वहाँ के लोग जो है बेटा बहुत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। ना उनके पास पैसा था, ना खाना था, बराबर प्रॉपर शेल्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय जो कंट्री का मेन जो पर्टिकुलर एक रनिंग करने वाला जो स्ट्रक्चर था, उसका मेन एम क्या था कि जो कुछ भी हो सोल्जर्स तक पहुंचाया जाए। और इसके चक्कर में आम लोग जो है बहुत तकलीफ में आ जा रहे थे। सेकंड पॉइंट है बेटा कम्युनिज्म इन चाइना। यह वही दौर था बेटा जब चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट सोच जो है बेटा वो डेवलप हो रही थी। मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर इम्प्रेस्ड बाय द वे ऑफ रशिया हैड मेड अ फास्ट प्रोग्रेस विद इट्स कम्युनिस्ट मेजर्स। With the Bolshevik Revolution 1970, China too was impressed. Japan had become a weak after the Second World War. यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि रशिया ने 1970 के बॉल्शविक रिवोल्यूशन के बाद एक तरीके से बेटा कम्युनिस्ट शासन, तजार का शासन खत्म हुआ और कम्युनिस्ट शासन रशिया के अंदर एक आ गया।
और कहीं ना कहीं रशिया ने कुछ ही समय में बेटा इस कम्युनिस्ट सोच के साथ काफी प्रोग्रेसिव, एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट करके दिखाया। और चाइना इस चीज से काफी इम्प्रेस्ड था, उसकी इस तरीके की सोच और आइडियोलॉजी के साथ जो उसकी गवर्नमेंट रन कर रही थी, जिस कंट्री को जिस तरीके से रूलिंग किया जा रहा था कम्युनिस्ट सोच के साथ, तो चाइना इससे काफी इंस्पायर्ड हुआ। और कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस होके चाइना ने भी कम्युनलिज्म को अपना लिया, बराबर। ले और एक तरफ है जापान, जो काफी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा काफी उसको नुकसान हुआ था, उसके दो मेजर सिटी हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो चुके थे। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल्स ओवर द चाइना हैड रिडेड। चाइना के जो बॉर्डर बॉर्डर के एरिया थे जो उस समय जापान के कंट्रोल में थे, उस पे से जापान ने अपना कंट्रोल हटा लिया। टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ दिस, माओ त्से-तंग established the communist rule in 1949 at the end of a revolution in China। और ये सारे जो एडवांटेजेस हैं उसका लाभ जो है बेटा, एक तरीके से बेनिफिट जो है माओ त्से ने उठाया, और उन्होंने 1949 में चाइना के अंदर कम्युनिज्म का, एक कम्युनिस्ट जो पार्टी है बेटा, उसका रूलिंग शासन एक तरीके से स्टार्ट किया, बराबर ना। अब देखो थर्ड है द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कोल्ड वॉर का मतलब है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो शीत युद्ध, मतलब वॉर नहीं हो रही है। कोल्ड वॉर का एक मीनिंग होता है कि वॉर ऑफ वर्ड्स, सिर्फ बातों की लड़ाई हो रही है, धमकियों की लड़ाई हो रही है, बराबर। रोज इस डर के माहौल में वो देश जीते हैं कि पता नहीं रात को युद्ध शुरू हो जाएगा, सुबह शुरू हो जाएगा, आज हमारे शहर पे आक्रमण होगा, पर ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है। इस तरीके की लड़ाई को कोल्ड वॉर कहा जाता है। देखो इधर, आफ्टर द World War II, the world was divided into the two superpowers, example like America and Russia. During the war, both the nations were friends. But after the war, the differences of the opinion between them went on increasing. Thus, the Democratic America and the Communist Russia became mutually opposite group. बराबर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश साथ में लड़ रहे थे बेटा, कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हो गई। रशिया भी अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगा था, अमेरिका भी। हालांकि अमेरिका डेमोक्रेटिकल सोच के साथ चलता था, रशिया कम्युनिस्ट सोच के साथ चल रहा था, और कहीं ना कहीं दोनों की आइडियोलॉजीज में, दोनों की विचारधारा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, और बार बार कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे। और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स ने इन दोनों सुपर पावर कंट्रीज के बीच में एक तरीके से देखा जाए तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन को क्रिएट किया। और लगभग 30 ईयर्स तक बेटा, 1945 में देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर का एंडिंग हुआ, तब से लेके रशिया और अमेरिका के बीच में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुए जो 1970s तक चलते रहे। 1970 तक ये लड़ाई जो है शब्दों की लड़ाई थी, धमकियों की लड़ाई थी, डराने की लड़ाई थी, बराबर, और चलती रही, जिसको हमने पूरा का वो कोल्ड वॉर का एरा हम मान के चल सकते हैं। Other small nations of the world joined these two groups according to their convenience. The war of words and the war or ideology that both the superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion. अगर आपको कोल्ड वॉर का मीनिंग पूछा जाए बेटा, कई बार ये टर्म्स में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, देन कोल्ड वॉर मीन्स द वॉर ऑफ वर्ड्स। आप सिंपली लिख सकते हो बेटा कि शब्दों की लड़ाई थी। द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की लड़ाई थी बेटा, एक तरीके से माना जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से दुनिया भी बंटने लगी बेटा। जो रशिया की कम्युनिस्ट विचारधारा की सोच को बहुत अच्छा मानती थी बेटा, वो देश रशिया के ग्रुप में जुड़ने लगे। आगे हम नेटो, सेंटो इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि ये कैसे अलग अलग तरीके के जो है वॉर्सो पैक्ट, ये सब एक रशिया ग्रुप बन रहा था, एक तरफ अमेरिका ग्रुप बना रहा था, ये ग्रुप्स कैसे बने, बराबर, और इन ग्रुप्स को किन कंट्रीज ने ज्वाइन किया, बराबर, हम आगे देखेंगे। देखो, सुपर पावर्स इनिशिएटेड द ऑर्डर टू सपोर्ट ऑफ और अपोज ईच अदर्स ओपिनियन, क्रिएटेड अ एटमॉस्फेयर ऑफ कोल्ड वॉर। मैनी ए टाइम द सिचुएशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम टू बी क्रिएटेड। ये दोनों ही सुपर पावर्स अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा को सही बताने में हमेशा एक दूसरे के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी तब ऐसा लगता था कि बस अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। आज के समय में भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, जैसे ही न्यूज़ चैनल चालू करोगे आपको टाइटल कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही दिख रही है। सारे के सारे कंट्रीज अब बिल्कुल, मैंने जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बोल दिया था, मैंने लाइव क्लासेस में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। उस समय जर्मनी ये कर रहा था, अभी चाइना कर रहा है ना। चाहे फिर वो ट्रेडिंग पर्पस की वजह से कर रहा हो, वो चाइना सी के अंदर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता हो, या छोटे छोटे कंट्रीज को डेप्टर्स बना रहा हो,
सारी पॉलिसीज बिल्कुल वही 100 साल पहले वाली चल रही है। और एक तरफ बहुत सारे कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में, चाइना, रशिया, अमेरिका, इनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। बराबर। अमेरिका जो इतने सालों से एक सुपर पावर का उसके ऊपर एक जो लगा हुआ है वो, बराबर ना, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। रशिया अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है, और चाइना जो है वो सबको पछाड़ के आगे निकलना चाहता है। इस वजह से, और खास करके ये कोविड की सिचुएशन देखो, बिल्कुल उस समय सब कुछ ऐसा ही था बेटा। चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करो, तब स्पेनिश फ्लू, बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो लाखों लोग मरे थे बेटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करो, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है। सब तरफ से संकट ही संकट, नेचुरल भी और मैन मेड भी। और दुनिया कहीं ना कहीं इन सारे संकटों से बिल्कुल उस समय भी जूझ रही थी और अभी भी जूझ रही है। तब भी लड़ाई ट्रेडिंग की थी, अब भी लड़ाई ट्रेडिंग की है। तब भी लड़ाई सुपर पावर बनने की थी, अब भी लड़ाई उसी बात की चल रही है। तो ये सारी सिचुएशन ने अमेरिका और रशिया जैसे दो सुपर पावर कंट्रीज के बीच में लगभग बेटा 35 साल, 35 ईयर्स जैसा टाइम पीरियड, इनके बीच में शब्दों की लड़ाइयाँ होती रही, बहुत स्ट्रगल्स हुए, बराबर। और कई बार ऐसा लगा कि बस अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों ने एक दूसरे को संभाल के भी रखा बेटा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती तो एक कदम वो भी पीछे जाते, एक कदम वो भी पीछे जाते, तो ये सिचुएशन संभल जाती। और अभी भी दुनिया यही कर रही है। लेकिन शायद अब चाइना नहीं समझ रहा है, और वो इस बात पे उतारू है कि सबको डिस्टर्ब कर दूं और बस वर्ल्ड वॉर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सब ये सब चीजें बेटा समझने वाली हैं। ओके, अब इसके बाद का जो है बेटा, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। हम यूनाइटेड नेशन, जो कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के बाद बनाया गया, एक तरीके से देखा जाए तो ये लीग ऑफ नेशन का एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन को फिर से वापस, वो जैसे हम घर को नया बनाने के लिए उसका रिनोवेशन करवाते हैं, वैसे ही लीग ऑफ नेशन को एक नया नाम, नया रंग रूप, नया ढांचा देकर लाने की कोशिश की गई। और इसको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सुप्रीम इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, ताकि इसके बाद इसके ऑर्डर को कोई नकार ना सके। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।